Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. In this video lecture, we will study the future challenges to agriculture in India. भारत में कृषि के सामने फ्यूचर के जो चैलेंजेस हैं, भविष्य में क्या मुद्दे हैं हमारी एग्रीकल्चर के सामने, या कॉजेज ऑफ डिक्लेरेशन, हमारी एग्रीकल्चर के पिछड़े हुए होने के क्या कॉजेज हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट कॉज है या फर्स्ट फ्यूचर चैलेंज जो इंडिया की एग्रीकल्चर के सामने है वो है रेन फेड फार्मिंग। हमारी 52.3% एग्रीकल्चर अभी भी रेन फेड है। एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बहुत ही अनसर्टेन है। इरिगेशन की फैसिलिटीज सिर्फ 47.7% एग्रीकल्चर लैंड के लिए ही अवेलेबल है। इरिगेशन के लिए हमारा जो मेन कंपोनेंट ट्यूबवेल है, जो जिससे हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी एग्रीकल्चर के लिए। और ट्यूबवेल की एक्सेसिव यूज की वजह से कॉन्टिन्यूसली हमारा ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी लोअर होता जा रहा है। इसीलिए ट्यूबवेल को हम इरिगेशन का सोर्स जो हमारा है वो वर्क अच्छे से कर रहा है, पर वो लॉन्ग टाइम तक वर्क नहीं कर सकता। इसीलिए ज़रूरत है कि अब हम रेनफॉल को यूज़ करें और रेन फेड फार्मिंग करें। सेकेंड चैलेंज हमारे सामने जो है वो है डाइवर्जन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर की लैंड क्योंकि लिमिटेड है, तो एग्रीकल्चर की लैंड को कई और पर्पसेस जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इन सब के लिए भी लगातार डाइवर्ट किया जा रहा है। हमें इसके डाइवर्जन को रिड्यूस करना होगा, कम करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट है और हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट चैलेंज जो हमारे सामने है वो है क्लाइमेटिक चेंज। लगातार ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, रेनफॉल इरेगुलर हो चुकी है, वेदर की कंडीशन भी एक्सट्रीम हो चुकी हैं। ये सब वेरिएशंस की वजह से कभी कंट्री में ड्रॉट की सिचुएशन आ जाती है तो कभी फ्लड की सिचुएशन आ जाती है। इरेगुलर रेनफॉल, ड्रॉट और फ्लड, ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक थ्रेट हैं। देन लेस इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती जैसे कि इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर में दी जाती है। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो भी एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में फेल रही। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत कम है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के कम होने की वजह से हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट बहुत स्लो है। नेक्स्ट चैलेंज है वीक इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरिया। इंडिया में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़, स्पेशली अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो रूरल एरिया में एनर्जी की शॉर्टेज है, अच्छी क्वालिटी की रोड्स नहीं हैं, स्टोरेज की फैसिलिटीज़ नहीं हैं। इस वीक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से वहाँ नहीं हो पाती, जो हमारे सामने एक चैलेंज है। लेस एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडिया के अंदर गुड क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इन सब की भी शॉर्टेज है। सारे के सारे एरियाज जो हैं उनमें रिसर्च और इनोवेशन बहुत कम है, जो कि हमारे लिए एक बिग चैलेंज है। अगर हम अपनी कंट्री में एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की ज़रूरत होगी, अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होगी। तो ये हमारे सामने एक चैलेंज है कि एग्रीकल्चर को लेके रिसर्च होनी चाहिए, नई नई इनोवेशंस होनी चाहिए, ताकि हम एग्रीकल्चर के लिए अच्छे सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड को यूज़ कर सकें और प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। लैक ऑफ ट्रेन्ड वर्कफोर्स। हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर के लिए फॉर्मल कोई ट्रेनिंग का मैकेनिज्म नहीं है। जितने भी फार्मर हैं वो मोस्टली इलिटरेट और अनट्रेंड है, जिसकी वजह से उन्हें कल्टीवेशन के मेथड्स का पता नहीं होता, और इंडस्ट्रीज में जिस तरह से लेबर को ट्रेनिंग दी जाती है उस तरह की ट्रेनिंग एग्रीकल्चर के अंदर नहीं दी जाती। मॉडर्न एग्रीकल्चर के जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन्हें किस तरह से यूज़ किया जाए, सॉइल की टेस्टिंग कैसे करवाई जाए, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन मेथड कैसे यूज़ किया जाए, इन सब की नॉलेज उन्हें नहीं है। तो ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
डिक्लाइनिंग फार्म साइज, इंडिया के अंदर एवरेज साइज जो फार्म का है वो रिड्यूस होके 1.15 हेक्टेयर हो चुका है और फार्म के साइज के स्मॉल होने की वजह से वहाँ पे मशीनरी और साइंटिफिक कल्टीवेशन को यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से फार्म की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो पाती। लेस क्रेडिट फैसिलिटी, इंडिया में 44% एग्रीकल्चर जो क्रेडिट है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से लिया जाता है। फार्मर्स महाजन से, इंडिजीनियस बैंकर, साहूकार, कमीशन एजेंट, इनसे लोन, इनसे क्रेडिट ज़्यादा ले रहे हैं। इवन आफ्टर मोर देन 7 डिकेड ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें इंडिपेंडेंस मिले 70 ईयर्स हो चुके हैं, उसके बाद भी फार्मर अभी तक अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए इंडिजीनियस बैंकर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। लैक ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इंडिया में फार्मर कुछ स्पेसिफिक क्रॉप ही बार बार लगाते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या रोटेशन को वो यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से फार्म की प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। पुअर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, इंडिया में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एडिक्वेटली डेवलप नहीं हो पाई है। हमारे पास अभी भी रूरल एरिया में प्रॉपर स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। स्मॉल फार्मर्स स्टोरेज की कॉस्ट को बियर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको जैसे ही उनकी क्रॉप हार्वेस्ट होती है उसके साथ ही उसको लोकल मार्केट में सेल कर देना पड़ता है। ऐसा कहने में कोई डाउट नहीं है कि गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन ये बहुत ही फ्यू क्रॉप्स के लिए हैं। फ्रूट और वेजिटेबल्स इसके अंदर कवर नहीं किए जाते। इन केस कभी बम्पर क्रॉप हो जाती है तो इनकी ज़्यादा सप्लाई की वजह से प्राइसेस इतना कम हो जाता है कि फार्मर अपनी कॉस्ट भी निकाल नहीं पाते। लेस पेनिट्रेशन ऑफ द क्रॉप इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के ऊपर वेदर कंडीशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी ईयर में ड्रॉट आ जाता है या फ्लड की कंडीशन आ जाती है तो उसकी वजह से हमारी जितनी भी क्रॉप है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्रॉप इंश्योरेंस की वजह से फार्मर को गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन ये क्रॉप इंश्योरेंस अभी फार्मर में उतना पॉपुलर नहीं है जितना कि होना चाहिए। रिसेंट ईयर में गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स उठाए हैं ताकि एग्रीकल्चर की ग्रोथ को सस्टेनेबल किया जा सके। रिसेंटली 5 ईयर प्लान के अंदर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को लॉन्च किया गया। 12th प्लान में इसी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए ज़्यादा फंड गवर्नमेंट ने एलोकेट किया। नई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की, इरिगेशन के नए मेथड को इम्प्रूव किया ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को या प्रोडक्टिविटी को बूस्ट किया जा सके। और अगर हम चाहते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारी कंट्री में हो तो उसके लिए हमें एक सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि ये सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा। वाई इज द नीड फॉर सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है। ग्रीन रेवोल्यूशन में एक कॉर्नर स्टोन था इंडिया की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, जिसने कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया फूड ग्रेन की प्रोडक्शन में। इंडिया के अंदर फूड ग्रेन की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हुई कि इंडिया अपनी डिमांड को पूरा करने के साथ साथ खुद तो सेल्फ सफिशिएंट हुआ, साथ ही साथ उनका एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। Second green revolution emphasis should be laid on the non-food grain crops so as to capture emerging global market opportunity in agriculture. सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत इसलिए है ताकि इंडिया के अंदर अब नॉन फूड ग्रेन क्रॉप, ऐसी क्रॉप जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जा रही हैं, उनके लिए हमें सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए ताकि हम ग्लोबल मार्केट में अपनी एक पहचान बना सकें, इमर्जिंग ग्लोबल मार्केट को हम कैप्चर कर सकें। अब हमें फोकस क्या करना होगा, हमें मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करनी होगी, जिसके लिए हमें अपने रूरल एरिया में अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़, रूरल रोड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सब के ऊपर फोकस करना होगा। और ये सब मेजर अडॉप्ट करके हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा बूस्ट कर पाएंगे। एनुअल ग्रोथ रेट हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की लास्ट डिकेड में सिर्फ 2% रही थी, जो कि बहुत कम थी। 11th प्लान में ग्रोथ रेट 3.7% रही थी, का टारगेट 4% का रखा गया था। स्टिल ये इससे कम थी, बट इतनी कम नहीं थी। ईयर 2014-15 में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट नेगेटिव 0.2% रही, 15-16 में 0.7%।
इतनी कम ग्रोथ रेट के साथ हम अपनी फ्यूचर की मार्केट को अटैच या कवर नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसके लिए एक सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आना है। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की नीड को हम कुछ पॉइंट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज टू मीट द राइजिंग डिमांड ऑफ फूड ग्रेन। इंडिया की पॉपुलेशन इनॉर्मसली इंक्रीज हो रही है, साइज बहुत बड़ा है हमारी पॉपुलेशन का। ऑलरेडी हम 130 करोड़ की फिगर को क्रॉस कर चुके हैं। तो हमारी राइजिंग डिमांड को पूरा करने के लिए हमें फूड आइटम्स के साथ साथ कुछ और आइटम्स की भी जरूरत है, जिसके लिए हमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड रहना होगा। टू एंश्योर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी एक्ट, गवर्नमेंट ने 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट को पास किया, फ्रेम किया, जिसका एम था कि हर पर्सन को फूड मिलना चाहिए। अब जब कंट्री की इतनी पॉपुलेशन है तो हर पर्सन को राइस और व्हीट अवेल करवाने के लिए आपको एक सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है। टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन रिच क्रॉप जैसे पल्सीज हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, इन सब में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में इनको कोई भी वेटेज नहीं दी गई थी। तो इन न्यूट्रिशन रिच क्रॉप के लिए हमें एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है। टू सस्टेन हायर लेवल ऑफ ग्रोथ, हम अगर चाहते हैं कि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हमारी इकोनॉमी की लॉन्ग पीरियड तक ग्रोथ ज़्यादा हो, तो उसके लिए हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना होगा, और फास्ट डेवलप करने के लिए हमें सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की नीड है। टू प्रमोट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए भी हमें एक ग्रीन रेवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, ताकि हम हमारे कुछ फार्म के जो एरिया जैसे इरिगेशन है, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, स्टोरेज, पैकेजिंग, कम्युनिकेशन, एग्री मार्केट्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इन सब में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हमें रिक्वायरमेंट है। और सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन में गवर्नमेंट इफेक्टिव मेजर अडॉप्ट करेगी ताकि पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्रीज किया जा सके। टू प्रमोट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप की लो यील्ड का एक कारण है कि हमारी कंट्री के अंदर हम टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड हैं, तकनीक के मामले में हम पिछड़े हुए हैं। हमारे फार्मर अभी भी पुअर क्वालिटी के सीड्स यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स को वो यूज़ नहीं कर पाते, गुड क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर वो अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो अपनी सॉइल की टेस्टिंग करवाने उनको सॉइल टेस्टिंग सेंटर में भी नहीं ले जा रहे। इन सब बैकवर्डनेस को ओवरकम करने के लिए वी नीड सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। टू डेवलप अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर ड्राई एंड लो रेनफॉल एरिया, ऐसे एरिया जो कि ड्राई एरिया है या जहाँ पे कम रेनफॉल होती है, उनके लिए एक प्रॉपर ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाए ताकि वो रेनफॉल जिस भी सीजन में होती है या जितनी भी कम होती है उसके थ्रू अपनी क्रॉप के लिए वाटर को मेंटेन कर सकें, या ऐसी क्रॉप लगाएं जो कि ड्राई फार्मिंग के अंडर आती हैं, जिनमें वाटर की रिक्वायरमेंट कम है। इन सबको प्रमोट करने के लिए हमें एक सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है। टू प्रमोट एग्रीकल्चर एज एन इंडस्ट्री, एजुकेटेड यूथ को एग्रीकल्चर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमें एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री की तरह डेवलप करना होगा। सिर्फ लाइवलीहुड के लिए हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। एट प्रेजेंट हमारी जो एग्रीकल्चर है वो सिर्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग नहीं रह गई, बल्कि इसकी वजह से बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। आप एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते हो, तो हमें एक चेंज लाने की ज़रूरत है ताकि हमें हमारी एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री की तरह डेवलप हो सके। लोगों का माइंडसेट हमें चेंज करने की ज़रूरत है और हमें इसके लिए एक ग्रीन रेवोल्यूशन लाना होगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की हमने बात करी। 11th प्लान में गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चलाई। क्या है ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अगस्त 2007 में फोर्स में आई थी, जिसमें गवर्नमेंट ने 22,409 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर था, अमाउंट था 11th प्लान में, वो इसी योजना के अंदर खर्च किया। 12th प्लान में इसे इंक्रीज करके इस अमाउंट को 63,246 करोड़ का कर दिया गया। स्पेशल एलोकेशन इसी योजना के लिए की गई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ने हेल्प करी कि 11th प्लान में हमारी जो एवरेज ग्रोथ रेट थी, हमने टारगेट 4 का रखा था, नियर अबाउट उसे पूरा करने में हम सफल रहे और 3.7 का एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट रही। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
ने 12th प्लान में भी कंट्रीब्यूशन दिया। 12th प्लान में भी हमने टारगेट को फिक्स किया था 4% और मेन ऑब्जेक्टिव जो हमने स्कीम में रखे थे वो क्या थे कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट को एग्रीकल्चर में इंक्रीज किया जाए, सरकारी निवेश को बढ़ाया जाए, सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जाए, रीजनल प्लान बनाए जाएं एग्रीकल्चर के लिए, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हों, टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी कैसी हो, इन सब के लिए एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए फोकस किया गया। फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, एग्रीकल्चर से प्रॉफिट ज़्यादा मिले, उसके लिए इसमें फोकस किया गया। और जितने भी स्टेट होते हैं उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी दी जाए ताकि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से बना सकें। ऐसा प्रोविज़न भी इस योजना के अंदर रखा गया। थैंक यू सो मच।